हेलो स्टूडेंट्स। प्रेजेंटली हम 8th यूनिट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एटम एंड न्यूक्लियाई। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशंस, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड लिमिटेशंस। बेसिकली जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, उससे पहले रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, दैट इज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, आज हम स्टडी करेंगे दैट इज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इसी के बाद आपका क्या हुआ था, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बताया गया था। तो बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इज डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट है दैट इज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब समझिए, बेसिकली रदरफोर्ड के दो कलीग्स थे, दैट इज गीगर एंड मार्सडेन। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली उनके नाम से भी जाना जाता है और इसको हम कह सकते हैं गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, दैट इज गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो हम इसको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं या गीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले एक लाइन आएगी, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज शोन बिलो। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज शोन बिलो। आपका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो एज शोन बिलो है। अब इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले हम एक सोर्स लेते हैं अल्फा पार्टिकल का। सबसे पहले हम फर्स्टली क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल विच अमिट आउट द अल्फा पार्टिकल्स। एंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल अमिट आउट हो, इसलिए हम इसको प्लेस कर देते हैं इनसाइड द लेड कैविटी। ये मान लीजिए हमारी लेड कैविटी है, ताकि अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज एक ही डायरेक्शन में अमिट आउट हो। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, ये क्या है, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इसको कहां प्लेस किया गया, लेड कैविटी में प्लेस किया गया। क्लियर? और इस तरह से हमें क्या मिल गई बेटा, दिस इज द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर? इस बीम को नैरो करने के लिए इसको एक स्लिट में से पास किया गया, विच इज वेरी नैरो एंड नोन एज द कोलीमेटर। जिसको क्या कहा गया, कोलीमेटर कहा गया, दैट इज कोलीमेटर। या कोलीमेटर अपने आप में क्या थी, नैरो स्लिट थी। क्लियर? उसके बाद हमें क्या मिल गई, नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मिल गई। इस नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को हमने इंसिडेंट कराया गोल्ड फॉइल पे। ये हमारी क्या है, दैट इज गोल्ड फॉइल। क्लियर? और इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी, वो थिकनेस नियर अबाउट 10⁻⁻8 मीटर थी। गोल्ड फॉइल है और इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है, दैट इज थिकनेस, वो थिकनेस नियरली इक्वल टू 10⁻⁻8 मीटर है। क्लियर? उसके बाद हमने क्या लिया, एक ZNS की स्क्रीन ली, और स्क्रीन इस तरह से है, चारों तरफ सराउंडेड है।
आगे तक कंटिन्यूटी में है, इधर भी और इधर भी। ये अपने आप में क्या है, दैट इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन टू ऑब्जर्व द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड क्या है, अब जब यहां अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो हम यहां पे तीन ऑब्जर्वेशन बेसिकली नोट करेंगे। पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट पास हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड विद एन एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स हैं जो स्कैटर्ड हो जाएंगे विद एन एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री। और 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो स्कैटर्ड बैक हो जाएगा। क्लियर, कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो स्कैटर्ड बैक हो जाएगा। अब समझ लीजिए, हर एक पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, कंसीडर ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज प्लेस्ड इन लेड कैविटी। तो देखिए क्या है, कंसीडर ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, कंसीडर ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स which is placed in lead cavity so that alpha particles are emitted out in a direction. Alpha particles are emitted out in a direction. क्लियर, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल था, लेड कैविटी में प्लेस कर दिया ताकि अल्फा पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में अमिट आउट हो सके। नाउ दिस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, नाउ दिस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स pass through the collimator. Beam of alpha particles pass through the collimator. ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स किस में से पास होगी, कोलिमेटर्स में से पास होगी एंड बिकम्स नैरो बीम, एंड बिकम्स नैरो बीम। और ये अल्फा पार्टिकल्स की बीम कोलिमेटर में से पास होने के बाद, कोलिमेटर अपने आप में क्या है, एक थिन स्लिट होती है जिसमें से पास होने के बाद जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है वो वेरी नैरो हो जाएगी। क्लियर, अब ये नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होती है ऑन द गोल्ड फॉइल। नाउ दिस नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, now this narrow beam of alpha particles incident on gold foil of thickness nearly equal to 10 raised to the power -8 meter. Clear, and scattered alpha particle, scattered alpha particles are observed on ZNS स्क्रीन। और बेटा जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको ZNS स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और उसके बाद बेटा 3 ऑब्जर्वेशंस नोट की गई, उसके बाद 3 ऑब्जर्वेशंस नोट की गई। और वो ऑब्जर्वेशन सुनो क्या थी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन,
Following observations are noted. Following observations are noted. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस नोट की गई। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन सुनिए। पहली आई, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड। तो देखो पहली ऑब्जर्वेशन क्या आई, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड। पास स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड। क्लियर। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो क्या थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो जाएंगे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या आई बेटा कि ओनली 0.14% अल्फा पार्टिकल्स scattered with an angle greater than 1 degree, scattered with an angle greater than 1 degree। क्लियर। तो आपका क्या हुआ, 0.14% अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो स्कैटर्ड होंगे विद एन एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री। एंड बेटा 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल, ओनली वन अल्फा पार्टिकल, ओनली वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000 alpha particles scattered with an angle greater than 90 डिग्री। क्लियर। कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से जो स्कैटर्ड हो जाएगा। कैसे स्कैटर्ड हो जाएगा, विद एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर। इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे एक आया कंक्लूजन, दैट इज कंक्लूजन। और बेटा कंक्लूजन में रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर एक टाइनी सेंट्रल कोर है जहां पे ज्यादातर मास, जो बहुत ज्यादा हैवी है, ज्यादातर मास और मतलब पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, और उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं। तो कंक्लूजन में क्या बताया, हेंस रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट, हेंस रदरफोर्ड concluded that most of the space of the atom is empty, atom is empty, एटम का ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है, इसीलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो जाते हैं। एंड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस and at the center of the atom a heavy positively charged and at the center of the atom a heavy positively charged exists which is named as एटॉमिक न्यूक्लियस, और जिसको क्या नाम दे दिया गया, एटॉमिक न्यूक्लियस नाम दे दिया गया। और इसी के बेसिस पे
इसी पॉइंट के बेसिस पे आपका, इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया गया। क्लियर? ये जो था इसी के बेसिस पे आपका क्या दिया गया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया गया। क्लियर हो गया? तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ग्रीगर एंड मार्सडेन उसके कलीग्स थे, और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, और इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बेसिस पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया गया था। हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पहले ही पढ़ चुके हैं, अदरवाइज तो पहले रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था। क्लियर? तो अब देखिए एक लास्ट बचा हुआ है इस रदरफोर्ड ये जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसके बेसिस पे दो चीजें कंक्लूड की गई थी। एक था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और एक था इंपैक्ट पैरामीटर। तो देखिए बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इंपैक्ट पैरामीटर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक तो क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और एक है आपका इंपैक्ट पैरामीटर। अब समझिए दो चीजें हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड सेकंड वन इज इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, अब समझिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। बेसिकली जब अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से स्कैटर्ड होता है, जब वो अप्रोच करता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो कभी भी वो न्यूक्लियस पे टकराता नहीं है। जैसे देखिए मान लीजिए ये क्या है, आपका एटम है, और ये क्या है आपका न्यूक्लियस। अब समझिए न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, और कितना पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, प्लस जेड ई। प्लस जेड ई कैसे, एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जेड, इसलिए न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो गया, प्लस जेड ई। और मान लीजिए बेटा ये एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। जब ये अल्फा पार्टिकल चल के आ रहा है तो अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज, और हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए पे तो अल्फा पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होती है, अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करेगा, रिपल्शन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदलती जाएगी, और एक पॉइंट पे जाके आपका अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा एंड क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड बैक हो जाएगा। क्लियर? अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हो गया। अब देखिए ये पॉइंट ए था, और इसको हम कह सकते हैं पॉइंट बी। तो बेसिकली पॉइंट ए पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पॉइंट बी पे आके किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। और ये जो डिस्टेंस होता है इन दोनों पॉइंट के बीच का, जहां से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बैक हुआ, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और बेसिकली आर नोट से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या बताओगे, इट इज डिफाइंड एज द सेपरेशन, इट इज डिफाइंड एज द सेपरेशन between the center of the nucleus, between the center of the nucleus and the point, and the point from where alpha particle scattered back, alpha particle scattered back।
क्लियर बेटा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? डिस्टेंस है, किस किस के बीच का डिस्टेंस है बेटा? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बैक। अब देखिए, फिर बता दोगे, इट इज डिनोटेड बाई आर नोट। बेसिकली इसको किससे डिनोट करते हैं? आर नोट से डिनोट करते हैं। और अब समझिए क्या बताओगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए, और वही काइनेटिक एनर्जी बी पे किस में बदल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। तो देखना क्या बताओगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट पॉइंट ए किसके बराबर होगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। क्लियर। ए पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही बी पे किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मान लीजिए ई के, काइनेटिक एनर्जी। और अब सुनिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है समझिए। आप ये कहते हैं, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जनरली लिखते हैं के से, और के की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹। तो देखिए उसी के बेसिस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं लिखूंगा के। बेटा Q1 की जगह क्या होगा? न्यूक्लियस का चार्ज। Q2 की जगह क्या होगा? अल्फा पार्टिकल का चार्ज। और डिस्टेंस आर की बजाय क्या आएगा? आर नोट आएगा। तो देखिए मैं बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको के से लिखेंगे। Q1 न्यूक्लियस का चार्ज, क्लियर। Q2 अल्फा पार्टिकल का चार्ज, और अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम, और बी और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर नोट है। और इस तरह से देखिए आर नोट किसके बराबर आ जाएगा? आर नोट बराबर आ जाएगा 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। अपॉन क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और यहां पे समझिए के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, एंड ई क्या है बेटा? चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19। तो बेसिकली आर नोट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीजें बची। एक तो जेड, जेड तो होगा एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस टू विच अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग, या टुवर्ड्स विच अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग। एंड ई के क्या है? दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो सिंपल है, जब भी हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करना चाहेंगे उस टाइम हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे फर्स्ट तो रिक्वायरमेंट होगी एटॉमिक नंबर की, टुवर्ड्स विच द अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग, एंड सेकंड वन रिक्वायरमेंट होगी बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। सेम इसी तरह आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब समझिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। मान लीजिए ये है आपका एटम, ये आपका क्या है? एटम है, और ये है आपके एटम का न्यूक्लियस। क्लियर। ये आपके एटम का न्यूक्लियस है। अब देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस पे चार्ज मान लीजिए +Ze है, एंड ये क्या है? दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। इसको हम क्या कह सकते हैं? दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। उसके बाद देखिए
मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल चल के आ रहा है, तो इसे क्या कह देंगे, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसे क्या कह दिया जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल कह दिया जाएगा। और जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल अप्रोच करेगा टुवार्ड्स द न्यूक्लियस, ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका डाइवर्ट हो जाएगा विद सम एंगल। एंड मान लीजिए ये क्या है आपका फाई या थीटा, जो आप कहना चाहो, दैट इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एंड अब बेटा ये जो डिस्टेंस होगा ना, इस डिस्टेंस को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, और जनरली स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो देखिए इंपैक्ट पैरामीटर क्या बताएंगे, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, लेकिन कब, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो देखिए क्या बताएंगे, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the perpendicular distance, it is defined as the perpendicular distance between central line of the atomic nucleus, central line of atomic nucleus and velocity vector of alpha particle, velocity vector of alpha particles away from the nucleus, away from the nucleus। क्लियर। और किससे डिनोट करते हैं, बी से। डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना, इसी से रिलेट कर लेना, 2 हटा देना, के जेड ई स्क्वेयर, और आपका साथ में आ जाएगा दैट इज कोट थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, नीचे क्या आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो देखिए इंपैक्ट पैरामीटर में आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपैक्ट पैरामीटर के लिए एक चीज हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगी, थीटा, बाकी तो जेड चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, बस क्या एक एक्स्ट्रा आएगा, थीटा। और थीटा क्या है आपका, एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूले में हम थीटा बाई 2 पुटअप करेंगे, फॉर्मूला आप स्टैंडर्ड ध्यान रखेंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैं क्वेश्चन कहता हूं, एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन है ए 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन, ए 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड, alpha particle is scattered by 20 degree, by 20 degree when it is approaching, when it is approaching a gold nucleus, when it is approaching to a gold nucleus, जब ये किसको अप्रोच कर रहा है, गोल्ड न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है। और मैं कहता हूं कैलकुलेट द इंपैक्ट पैरामीटर, कैलकुलेट इंपैक्ट पैरामीटर। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, इंपैक्ट पैरामीटर को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला लगाना है। अब हमें जेड की वैल्यू गोल्ड के लिए चाहिए, और गोल्ड के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 79 है।
तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है? गिवन है जेड की वैल्यू 79 है, किसके लिए? फॉर गोल्ड। क्लियर। दूसरा हमें गिवन है थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और कितना है एंगल ऑफ स्कैटरिंग? 20 डिग्री है। और सबसे मेन पॉइंट जो है वो हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, लेकिन आप ध्यान रखो काइनेटिक एनर्जी 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और बेटा हमें ये वैल्यू जूल में चाहिए। तो जूल में कैसे करेंगे? 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में बदल गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं। और इस तरह से ये एनर्जी किस में बदल गई? जूल में। क्योंकि हमें ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमें एनर्जी की वैल्यू जूल में प्लेस करनी होगी। क्लियर। हमें ये वैल्यू किस में प्लेस करनी होगी? जूल में प्लेस करनी होगी। तो इस तरह से देखिए, अब मैं इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू रखता हूं बी। के की वैल्यू, के किसके बराबर है? 1/4πε0, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ जेड 79 फॉर द गोल्ड। बेटा ई स्क्वेयर, ई स्क्वेयर का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वेयर, चार्ज ऑफ प्रोटॉन का स्क्वेयर। तो दो बार आ जाएगा, 1.69 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। एंड साथ में क्या आएगा बेटा? साथ में आएगा थीटा 20 डिग्री है, 20/2, 20/2 क्या आ जाएगा? 10। और साथ में क्या आ जाएगा? कोट 10 डिग्री। एंड नीचे क्या है बेटा आपका? नीचे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये रखी जाएगी 4 × 10⁶ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर। और अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा आपका? इंपैक्ट पैरामीटर आ जाएगा। और सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है नियर अबाउट 1.6 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। क्लियर। कोट 10 डिग्री की वैल्यू रख देंगे बेटा। कोट 10 डिग्री की वैल्यू बेसिकली कोट 10 की वैल्यू होती है 1/0.17 के नियर अबाउट होती है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, बस एक ही पॉइंट होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में भी और इंपैक्ट पैरामीटर में भी, कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाएगी, और उसको हमें किस में बदलना पड़ेगा? जूल में बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलेंगे? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे जूल में। क्लियर। तो इतना कर लीजिए, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।